इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 समकालीन भारत 2, जिसका हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, जंगल और जंगल में रहने वाले प्राणियों के बारे में कि वो कैसे हमारे लिए संसाधन है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक थोड़ा सा बात पढ़कर उसके बाद बताता हूँ। तो नारद, मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक है, मतलब संगीत का ज्ञाता है। फिर ओ नारद, मेरे ईश्वर, नारद को नारद मत समझ लेना, मेरे ईश्वर मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे, मतलब मैं खुद आपको समर्पित कर रहा हूं अपने आप को, तो करने दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। झरना के आवाज सुनने दे, नदियों के कलकलाहट सुनने दे, पर्वतों का गरजना सुनने दे, जंगलों का चरमराना सुनने दे, कीट का बोलना सुनने दे, जानवरों से ग्रहण करने दे। मतलब जिस तरह हम आपके हर प्राकृतिक चीज का मैं अनुसरण और अनुभव कर सकूं, वो मुझे आप करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दे और इसे आपको ही समर्पित करने दें। मुझे उसको अनुभव करने दें और उस अनुभव को आपको ही समर्पित करने दें। स्रोत: पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेप्चा लोकतांत्रिक संगीत। ये लोकतांत्रिक संगीत है। मैं इसको तो गा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन पढ़ा है तो इसलिए मैं आपको पढ़ाई के रूप में बता देता हूँ। नहीं तो ओ नारद ऐसे ही करके गाया जाता है, जिस तरह गाना नहीं होता है वैसे ही ये लोग गाते हैं। इस ग्रह पर, मतलब ये धरती पर, हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। करोड़ों ऐसे जीवधारी हैं, जीवन जिसके अंदर है, उनके बीच, उनके साथ हम रहते हैं। चाहे वो छोटा से छोटा सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया हो, खून चूसने वाला जोंक हो, चाहे पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, चाहे छोटा सा जंगल का हाथी और बड़ा सा समुद्र का व्हेल मछली हो, हम इन सबके साथ तो रहना सीख गए हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, जो भी जमीनी स्थल है जिस पर हम रहते हैं, अत्यधिक जैव विविधता से, मतलब अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव हो गए चाहे जो भी जीवधारी, एक जटिल तौर पे एक तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल, जिसको एक मरेगा एक पैदा लेगा, एक जो पैदा लेगा वो फिर पैदा करेगा, मर जाएगा, फिर पैदा करेगा, वो मर जाएगा। तो ऐसे करके हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जो भी मानव, मतलब जिसके शरीर में जीवन हो, वो क्या करता है, एक साइकिल का इस्तेमाल करता है, मतलब एक तंत्र का निर्माण करता है। एक मरा एक जिया, एक मरा एक जिया, वैसा वाला, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, बस केवल एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर हैं, और अपने आप को भविष्य में बचाए रखने के लिए, चाहे अभी बचाए रखने के लिए, हम धरती के हर एक हिस्से पर निर्भर हैं। अच्छा बताओ, पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या होगा? पौधा नहीं होगा तो हम लोग का क्या होगा? पेड़ पौधा से ही बनता है, कॉपी किताब सब ये ले लो, खाते पीते जो भी हो पेड़ पौधा की वजह से ही खाते हो। तो सब कहां से निकला? पेड़ पौधा से निकला। उदाहरण देख लिया जाए यहाँ पे। उदाहरण वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सबसे पहले वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है, जमीन, भूमि जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है। प्राथमिक उत्पादक मतलब, प्राथमिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा नजर, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला। प्राथमिक काम में कौन आता है? सबसे पहला काम में आता है खेती बाड़ी करना, पशुपालन। तो ये सब प्राथमिक उत्पादन है, सबसे जरूरी उत्पादन है, जिस पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। अगर खेती बाड़ी ना हो तो भैया खाओगे क्या? पशुपालन ना किया जाए तो दूध कहां से पियोगे?
इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण काम है पशुपालन, प्राथमिक कार्य में आ जाएंगे कृषि का काम, पशुपालन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालना, मछली, जिन पर दूसरे जीवनधारी जितने भी होते हैं वो सब क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो नीचे दिया गया है ना, वन्य जीवन और कृषि फसल जातियों में यहाँ पर देखा जाता है तो जंगलों के जीवन और कृषि फसल के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। मतलब समझो, जंगल का पेड़ पौधा अलग होता है और स्थानीय इलाके में होने वाला अलग होता है। कृषि में जो पौधा उगाया जाता है वो अलग होता है, लेकिन जो जंगल में होता है वो अलग ही होता है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है। आकार मतलब स्थानीय जगह पर देखोगे तो छोटा छोटा पेड़ है, जंगलों में देखोगे तो बड़ा बड़ा पीपल का पेड़ है, गांव में उतना नहीं होता है। कार्य में विभिन्नता, उनका काम भी अलग अलग है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुंजी हुई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक अंतर निर्भरता मतलब एक दूसरे से निर्भरता की वजह से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही तो कारण है ना जोड़ने का। इसके आगे का टॉपिक है, हम पढ़ेंगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति जात मतलब जितने भी पेड़ पौधा होते हैं उसके बारे में, प्राणी जात प्राणियों के बारे में। तो यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं, कहीं भी आसपास नजर दौड़ा लो, तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। मतलब बहुत सारा प्राणी और पौधा है जो आपके क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। वास्तव में भारत जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जंगली चाहे पेड़ पौधे के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से है। हमारा भारत विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर हर क्षेत्र पर अलग अलग जड़ी बूटियां होती है, पौधे होते हैं, फसलें होती है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों के 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। विश्व में मिला लो तो जैव मतलब जिसमें प्राण होते हैं, तो वैसे जातियां 8% संख्या है यहाँ पर, मतलब मोटा मोटी 16 लाख होता है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। अभी जितना खोजा गया है उससे 2-3 गुना ज्यादा है ये। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीवन संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप इसके पहले जान चुके हो, अगर एक चैप्टर पढ़े तो उसमें जाने है ना कि जंगल कितना है और जंगल में रहने वाले जानवर, जंगल के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे क्षेत्रफल में किस्मों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कौन से क्षेत्रफल में कौन से जगह पर क्या पाया जाता है। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पतियां, अलग अलग प्रकार के वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं, इतने मिले हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते हैं। जैसे में हल्दी, नमक, ठीक है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिलार, जितना भी हम पाल सकते हैं, राष्ट्रीय पक्षी, चिड़िया, जिसकी हम कदर ही नहीं करते हैं। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदना, पर्यावरण के लिए हमारा लगाव, हमारा भाव, उसके कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। पिछले कुछ सालों से ले लिया जाए तो पर्यावरण पे, जंगलों में रहने वाले जानवरों के बारे में थोड़ा इधर लोग सोचना चालू कर दिए हैं, दबाव लोग बढ़ा दिया कि भैया इन लोगों के लिए जगह बनाओ, कहे कि ये हैं तो हम भी हैं, नहीं तो नहीं है। क्रियाकलाप अपने क्षेत्रों में मानव और प्रकृति के सौम्य संबंधों पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाए। मतलब आपके क्षेत्र में क्या क्या कहानियां बनाए जाते हैं मानव के द्वारा, जंगलों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, ये सब कुछ। पहले जंगल में बच्चा जाता था ना तो बोलता था लोग कि मत जाना, भूत आ जाएगा, भूत चुड़ैल लाके ले जाएगी। लेकिन भूत और चुड़ैल से उनका मतलब था कि आपको जानवर लेकर जा सकता है उठाकर, इसलिए आप जंगल में ना जाओ। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10%
वन्य वनस्पति जात, जंगलों में वनस्पति जो होता है, और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। मतलब यहाँ पर दिया जा रहा है 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारी जो दूध पिला सकती हैं वैसे जीवों का खात्मा यहाँ पर हो सकता है, मतलब लुप्त हो सकते हैं, यहाँ से हमेशा के लिए वो गायब हो सकते हैं। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है। इनमें से बहुत सारे जातियों के बारे में जान लिया जाए, जैसे में शेर हो गया, शेर के बाद मोर हो गया, तेंदुआ, जैसे में और भी है गेंडा। तो ये सब की जाति बहुत कम होती है। व्हेल मछली भी उतनी नहीं होती है, इसलिए लोग बचा कर रखते हैं उसको। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयला और जंगली तीतरदार उल्लू, जो जंगल का उल्लू होता है वो, और उल्लू अपना गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है चारों तरफ। उसके बाद से मधुका इंसिग्निस, मतलब महुआ का जंगली पेड़। उसके बाद से आ जाता है हुबरिया हेप्टा न्यूरोन, जिसको बोलते हैं घास की प्रजाति है एक। जैसे पौधे शामिल है, ये सब गायब हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक इनकी प्रजाति लुप्त हो चुकी है या नहीं हुई है। चीता अभी है, गुलाबी सिर वाला बतख मैंने नहीं देखा, पहाड़ी कोयल मैंने देखा है, जंगली तीतर उल्लू नहीं दिखा, और हमको जंगल में कभी गए नहीं है कि महुआ का पेड़ दिखेगा। तो वास्तव में इसकी मतलब है कि नहीं है, कोई बताया नहीं है। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और, मतलब यहाँ पर दिया जा रहा है कि हमारा ध्यान किधर जाता है, अधिक बड़े और बहुत बड़ा बड़ा जानवर और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे पौधे को खत्म करने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। छोटा छोटा जो कीड़ा होता है उसको खत्म करने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक साइकिल बताता हूँ। एक मछली दूसरे मछली को खाती है तो लोग उसको खा जाते हैं, जिस तरह वो मुआ कर खाती है उसको भी लोग मार कर खा जाते हैं। एक केकड़ा जो पानी में होता है ना, केकड़ा, वो जिंदा मछली को तुर तुर कर खाता है, इसीलिए वो केकड़ा मरता नहीं है। उसको लोग पानी में गर्म जब करता है ना, चाहे आग पे, तो वो जल जल कर मरता है, ढबक ढबक कर मरता है। मुर्गा, चिकन, जिसको आप लोग चिकन बोलते हैं, चिकन क्या करता है, खूब अच्छे से कीड़ा को चबा चबा कर खाता है, कुटर कुटर कर खाता है, और लोग उसको कुटर कुटर कर खाते हैं। तो जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही जिंदगी में मिलेगा। बकरी क्या खाती है, घास खाती है। बकरी क्या खाती है, घास खाती है। उसको कौन खाता है, आदमी खाता है। तो जिस तरह वो घास को चबा चबा कर खाती है, उसी तरह आदमी उसको चबा चबा कर खाते हैं। बात कुछ नहीं, सब बराबर है। इसलिए जीवन में चाहे हमारे इर्द गिर्द जो भी आपको दिख रहा है सब जरूरी वाला चीज है, कुछ भी फालतू का नहीं होता है। भगवान कभी फालतू का कुछ बनाते ही नहीं है। लुप्त होने वाले जंगल, जो जंगल अब खत्म हो सकते हैं। भारत में जिन पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है वह बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण मतलब जंगलों के बचाने के लिए उसके अंतर्गत अनुमानित कितना 90 होता है 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन 12.2% खुला वन है और 9.4%, और मैंग्रोव एक जंगल का नाम है, उसमें 0.14% स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के हैं। मतलब इतना सारा ही जंगल अब बचा है। लोग जंगल को काट रहे हैं, अंधाधुंध जंगल की कटाई हो रही है। उसके अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्रफल में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्रों में यह पेड़ की जो कटाई हो रही है वृद्धि वन संरक्षण उपायों प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। वृक्ष को लगाने से हुई है, समझे ना उस समय, क्योंकि अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना हर कोई चालू कर दिया। जो आता था वो भी पेड़ लगा देता था। अब जो वहां पर टूरिस्ट प्लेस जा रहे हैं वो भी पेड़ लगाते थे।
आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्रजातियों की जाति आओ हम विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरचना, यहाँ पर संरक्षण है, संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित कर दिया गया, अलग अलग प्रकार में इसको बांट दिया गया। जो भी जंगल है उसको अलग अलग प्रकार में अब बांट दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो है ना। सामान्य जातियां, ये वे जातियां हैं जो जिनकी संख्या जीवन रहने के लिए, क्या चिराने के लिए, जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। मतलब ये सब जरूरी है। जैसे पशु में आ जाएगा पशु, साल, चीड़ और कृन्तक और रोडेनस इत्यादि। संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां हैं इनके लुप्त होने का खतरा है। और ये जाति जो है ये सामान्य जाति है, भैया जरूरी है। अब संकटग्रस्त मतलब जिनको संकट है कि हम अब खत्म हो जाएंगे, जिन भीषण परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम होते जा रही है, पहले ज्यादा थी अब कम होते जा रही है। वे क्यों कम हो रही है? क्योंकि हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं ना। यदि वे कम होते जा रही है तो इन जातियों का जीवित रह पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, शेर पूंछ वाला मतलब शेर के कलर का उसका पूंछ होता है वो वाला बंदर, संगाई मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं जो अभी लुप्त होने के कगार पे हैं, लुप्त हो भी सकते हैं। ये सुवेध्य जातियां, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं वल्नरेबल, क्या जातियां ही होती है ना, कास्ट, वल्नरेबल कास्ट। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घटती जा रही है, एकदम घटती जा रही है। यदि इसकी संख्या पर विपरीत प्रभाव ना पड़ा, यदि इनकी घटती संख्या पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा तो परिस्थितियां नहीं बदलने वाली हैं। ये खत्म हो जाएगी। इनकी संख्या घटती जा रही है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी में जो डॉल्फिन आती थी ना, वो मछली इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं जो कम होते जा रहे हैं। जरूरत है उसको आगे बढ़ाने का। अब आता है दुर्लभ जाति। दुर्लभ जाति में जिसको जल्दी देखा ना जा सके, दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम सुवेद है, मतलब बहुत कम दिखता है। और यदि इनको प्रभावित करने वाली भीषण परिस्थितियां नहीं परिवर्तित हुई तो, नहीं बदला तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकता है। जो दुर्लभ जाति है अगर उसको नहीं बचाया जाए ना तो संकटग्रस्त में आ सकता है। अब है स्थानीय जातियां। स्थानीय जातियां मतलब स्थानीय, जो आम जनता के पास होता है। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, जैसे अंडमानी टील हो गया, निकोबारी कबूतर, टील मतलब एक चिड़िया का नाम है तो टील, और उसके बाद से निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं जो खत्म हो सकते हैं। अब आते हैं लुप्त जातियां जो लुप्त हो चुकी हैं। लुप्त जातियां जो लुप्त हो चुकी हैं, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों, मतलब उनके रहने में जो घर जहां बना कर लोग रहते हैं, झोपड़ा झोपड़ी, तो भाई जानवरों का तो इंसान ही बनाता है, बाकी कोई तो जानवर तो खुद से बना नहीं सकते हैं। तो रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीपों या पूरे पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसे उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बत्तख शामिल है जो लुप्त हो चुका है। आज तक हमने गुलाबी बत्तख नहीं देखा, गुलाबी सिर वाला। आज तक हमने एशिया में चीता नहीं देखा। एशियाई चीता मतलब
एशिया में जो पुरानका चीता हुआ करता था ना, वो चीता अब नहीं दिखता है। एशियाई चीता कहाँ चले गए, मतलब एशिया में जो चीता थे कहाँ चले गए। भूमि पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता, बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य। बिल्ली परिवार से ही आता था चीता, और सबसे अच्छा सदस्य था ये, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान आंखें, उसकी आंखों के कोने से मुंह तक, नाक के मतलब आंखों से कोने तक, अब मुंह के तक चले जाओ, मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लाकीर नुमा, मतलब वो जब रोता है ना तो लकीर बन जाता है, कहां तक, मुंह तक, तो वही आंसुओं के लकीर नामा मिशन है, जो जिसके वजह से आप पहचान सकते हैं, यही एक निशान है। 20वीं सदी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्रों और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया था। अभी छोड़ो, ये 52 में ही इसको लुप्त घोषित कर दिया गया था कि अब ये नहीं बचेगा, नहीं है इधर। आगे है, वे प्रतिकूल कारक कौन है जिनसे, वे कौन सा कारण है जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। किसके वजह से इतना ज्यादा दिक्कत पर्यावरण को, प्राणियों को पहुंची है, यही तो बताना है। तो सवाल आपके सामने है, जवाब आपके मन में है, जवाब आप देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी दे सकता हूँ जवाब अभी, लेकिन नहीं दूंगा क्योंकि इसको जरूरत आपको है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। जो भी गलती हो आप तुरंत हमें कमेंट करके बता देंगे कि हम एडिटर साहब को समझा दिया करेंगे कि थोड़ा मिस्टेक और ना करें। धन्यवाद।